हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम एच क्यू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 18 नवंबर के करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें हम लोग आज देखेंगे समी का सर्टिफिकेट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप, एक पोत के बारे में देखेंगे जो कि समुद्री डकैती से संबंधित है, और बहुत सारे खबर्स भी हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट दिवस देखेंगे, बहुत चीज़ हम लोग देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बोल रहा है हाल ही में किस पोत ने समुद्री डकैती रोधी गश्त अभियान को पूरा कर लिया है। वह कौन सा पोत है जो समुद्री डकैती रोधी गश्त अभियान को पूरा कर लिया है? वह है आईएनएस सुमेधा। कौन है? आईएनएस सुमेधा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आईएनएस सुमेधा जो है यह स्वदेशी रूप से विकसित है और इसने अटलांटिक महासागर, किस महासागर में? अटलांटिक महासागर में समुद्री डकैती रोधी गश्त अभियान को पूरा किया है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईएनएस सुमेधा जो है वह कहाँ पे, किस महासागर में समुद्री डकैती रोधी गश्त अभियान को पूरा किया? तो आईएनएस, तो यह अटलांटिक महासागर में पूरा किया और यह टोटल 31 दिनों का अभियान था। अभियान के तहत आईएनएस सुमेधा ने गिनी की खाड़ी में गश्त लगाई थी। कहाँ पे? गिनी की खाड़ी में गश्त लगाई थी और यह इसका दूसरा गश्त है आईएनएस सुमेधा का। और इस अभियान में सेनेगल, घाना, टोगो, नाइजीरिया, अंगोला, नामीबिया सहित क्षेत्रीय नौसेना के साथ भारतीय नौसेना का संबंध था। यानी ये देश भी शामिल थे, घाना, टोगो, सेनेगल, नाइजीरिया, अंगोला, नामीबिया, ये सब देश भी शामिल थे। आईएनएस सुमेधा सरयू वर्ग का युद्धपोत है और हाल ही में सूडान से भारतीय लोगों को निकालने के लिए आईएनएस कावेरी का यूज किया गया था। ठीक है, आईएनएस कावेरी का यूज कहाँ से? सूडान से भारतीय लोगों को लाने के लिए यूज किया गया था। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है? सबसे पहले तो समुद्री गश्ती अभियान पूरा करने वाला कौन है? आईएनएस सुमेधा है। ठीक है, आईएनएस सुमेधा है। उसके बाद ये कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में इन्होंने गश्त लगाया था। कितने दिन का था? 31 दिन के गश्त लगाया था और यह इसका सेकेंड था। तो बस इतना ही 4 पॉइंट आपको इसमें से याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा वो काट लीजिएगा। ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाने वाले सीबक थोर्न फल, सीबक थोर्न फल को हाल ही में जीआई टैग मिला है? सबसे पहले ये देखिए, सीबक थोर्न फल किस राज्य से संबंधित है जिसको जीआई टैग दिया गया? तो ये लद्दाख से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख से संबंधित है। सीबक थोर्न जो फल है यह लद्दाख में पाया जाता है और इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। अब लद्दाख में कितने जीआई टैग हो गए? 4 उत्पाद है अब लद्दाख के जिसको जीआई टैग दिया जा चुका है। ठीक है, इससे पहले पश्मीना जो कि जिसको जीआई टैग दिया गया लद्दाख से संबंधित है। खुबानी, लद्दाखी लकड़ी और नक्काशी, ये सब को जीआई टैग दिया गया जो किससे संबंधित है? लद्दाख से ही संबंधित है। ठीक है, मतलब लद्दाखी लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग दिया गया है। सीबक थोर्न फल को लेह बेरी या लद्दाखी गोल्ड के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट, देखिए अब ये स्टैटिक से का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, स्टैटिक का क्वेश्चन क्या बनेगा कि लद्दाखी गोल्ड किस फल को बोलते हैं? तो हम लोग किसको बोलेंगे? सीबक थोर्न फल को बोलेंगे। ओके, इस फल को खाने से व्यक्ति को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल आदि बीमारियों से राहत मिलती है। सीबकथोर्न फल में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन ये सब होता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, सीबकथोर्न फल की जड़ें किसान के खेत की मिट्टी के लिए काफी फायदेमंद होते हैं और इस फल की जड़ों के पर्यावरण में नाइट्रोजन गैस संतुलन में बनी रहती है और साथ ही मिट्टी को उपजाए। तो इसमें बस आपको इतना ही पॉइंट रखना है कि सीबकथोर्न जो फल है वह लद्दाख से संबंधित है। ठीक है, लद्दाख के अब 4 जीआई टैग हो चुके हैं। 4 जीआई टैग में कौन सा है? पश्मीना, खुबानी और लद्दाखी लकड़ी की नक्काशी, और अब ये हो गया है सीबकथोर्न फल। टोटल 4 लद्दाख के जीआई टैग हो चुका है। इसको हम लोग लद्दाखी गोल्ड के नाम से जानते हैं या लेह बेरी के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बस इतना ही याद रखना है इससे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी किस देश द्वारा की जा रही है? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी या भारत के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत। ये कब? 17 नवंबर को भारत की अध्यक्षता में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट शुरू हुई है। यह इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और यह दूसरा जो संस्करण है इसका। ठीक है, दूसरा एक किया गया है। ये जो यह समिट है दूसरी बार हुआ है। ठीक है, जो 2023 में इसका थीम था टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विथ एवरी वन ट्रस्ट।
टुगेदर फॉर एवरीवन, ग्रोथ विद एवरीवन ट्रस्ट इसका थीम था। ओके, इस समिट में विदेशी मामलों के शिक्षा, वित्त, पर्यावरण, ऊर्जा, स्वास्थ्य सहित काफी जो मुद्दे हैं इस पे ध्यान केंद्रित किया गया था। ठीक है, और यह दुनिया को दो हिस्सों में बांटा गया है। इसमें ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। ठीक है, इसमें ना ग्लोबल नॉर्थ में अमेरिका आते हैं, जापान आते हैं, कोरिया और यूरोपीय देश जैसे दुनिया के विकसित समृद्ध देश आते हैं, और ग्लोबल साउथ में आर्थिक और सामाजिक विकास के आधार पर कम विकसित और विकासशील देश आते हैं। जैसे भारत क्या विकासशील देश के अंतर्गत है, तो भारत ग्लोब साउथ के अंतर्गत होगा। इसमें लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया और ओशिनिया के देश आते हैं। ग्लोब साउथ में 100 देश शामिल है। तो इससे आपको बस इतना याद रखना है कि अच्छा, आपको ये बता दें, ये वर्चुअल हुआ था। ये जो मीटिंग हुआ था क्या हुआ था, वर्चुअली हुआ था। और ये वॉइस ऑफ ग्लोबल मीटिंग जो है इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, भारत के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये सेकेंड टाइम किया गया है, सेकेंड मीटिंग है, और सेकेंड मीटिंग भी भारत के द्वारा ही किया गया। तो फर्स्ट भी भारत के द्वारा ही किया गया था, कब, जनवरी में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। पीएम किसान भाई योजना कितने राज्यों में शुरू की जाएगी? पीएम किसान भाई योजना 7 राज्यों में शुरू किया जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, टोटल 7 राज्य। पीएम किसान भाई योजना भाई योजना शुरू की जाएगी 7 राज्यों में। और पीएम किसान भाई का पूरा नाम पीएम किसान भंडारण इंसेंटिव योजना है। किसान पीएम किसान भंडारण इंसेंटिव योजना, इस योजना को शुरू होते ही किसान कटाई के बाद कम से कम अपनी फसल की 3 महीने का भंडारण कर सकते हैं। ठीक है, इस दौरान जैसे ही मार्केट में अच्छा रेट मिलेगा वे अपनी उपज को बेच सकते हैं। वहीं अभी जो व्यवस्था है उसमें किसान को फसल कटाई के करने के तुरंत बाद मजबूरी में बेचना पड़ता है। ठीक है, व्यापारी किसानों से खरीदारी करने के बाद उपज को स्टॉक कर देते हैं और 2 से 3 महीने के बाद ऑफ सीजन में मोटी रकम में बेचते हैं, जिससे महंगाई भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इससे अब क्या होगा कि व्यापारी नहीं रख के अब किसान ही 2 से 3 मंथ तक वो रख सकते हैं और उसको बाद में बेच सकते हैं। छोटे और सीमांत किसान अपनी उपज को गोदामों में स्टॉक नहीं कर पाते हैं, जिससे उनको काफी नुकसान झेलना पड़ता है। कीमत मिलने पर लंबे समय का इंतजार नहीं करना पड़ता, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो बस ये 7 राज्यों में चलेगा और इसका नाम है पीएम किसान भंडारण इंसेंटिव योजना। बस इसका यही पॉइंट है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में पनडुब्बी रोधी सैलो वाटरक्राफ्ट को किस नाम से लॉन्च किया गया? पनडुब्बी रोधी सैलो वाटरक्राफ्ट को अमिनी से लॉन्च किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अमिनी। ठीक है, हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बी रोधी सैलो वाटरक्राफ्ट आमिनी लॉन्च किया गया। यह कहाँ पे, तो तमिलनाडु के कट्टुपल्ली में आमिनी को लॉन्च किया गया है। चीफ ऑफ मटेरियल वाइस एडमिरल संदीप नैथानी ने इसको लॉन्च किया है। आमिनी का निर्माण गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स के द्वारा किया गया था। एक कंपनी का नाम है जो शिप बनाती है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। आमिनी नाम लक्षद्वीप के एक आमिनी द्वीप पे रखा गया है, जो द्वीप के राजनीतिक समुद्री महत्व को दर्शाता है, तो इसके नाम पे रखा गया। और इसका विस्थापन क्षमता कितना है, 9,000 टन है इसका विस्थापन क्षमता। नौसेना के लिए कुल 8 पनडुब्बी रोधी युद्ध सेलुसेटर क्राफ्ट बनाए जाने हैं। आमनी इसमें से चौथा वाटर क्राफ्ट है। ठीक है, कौन सा है, चौथा है। और यह भारतीय नौसेना के पुराने अभय श्रेणी के कार्वेट का स्थान लेगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन, सबसे पहले आमनी तो क्या है, तो एक पनडुब्बी रोधी सेलोसेटर वाटर क्राफ्ट है, जो तमिलनाडु के कट्टुपल्ली में इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, इसको गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा बनाया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, इसका वजन 9,000 टन है। ये इम्पोर्टेंट है। ये टोटल 8 बनाए जाने हैं, जिसमें से ये चौथा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा कौन सा है, चौथा आमनी है, ये आपको याद रखना है। ठीक, बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निसार उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया जाएगा? निसार उपग्रह का प्रक्षेपण 2024 में किया जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 2024। ठीक है, निसार का दूसरा नाम क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार है। ठीक है, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार है, और इसका विकास नासा और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा, जो 2800 किलोग्राम का होगा। और इसका एक खास बात बता दें कि हर एक 12 घंटे पे, हर 12 दिन पे, कितने दिन पे, 12 दिन पे ये क्या करेगा, ये जो पूरा ग्लोब है, ग्लोब का मानचित्र बना के देगा।
ठीक है, ग्लोब का मानचित्र जो मैप है वो बना के देगा। इसे पृथ्वी की लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। निसार के लिए भारत और अमेरिका ने 2014 में समझौता किया था। निसार उपग्रह का जीवन चक्र या मिशन अवधि 3 साल होगा, 3 साल की है। और 3 साल में यह मिशन हर 12 दिनों में, ठीक है, हर 12 दिनों में पृथ्वी की संपूर्ण भूमि और बर्फ से ढके क्षेत्रों की सघन जांच करेगा। निसार दो अलग अलग रडार आवृत्तियों एल बैंड एस बैंड का उपयोग करके हमारे ग्रह की सतह में परिवर्तन का आकलन करने वाला पहला उपग्रह होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, तो 12 दिन वाला ये बता दिए। ये हर 12 दिन पे ग्लोब का मैप बना के देगा। नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है, इसका जो है 2014 में किया गया था इसका समझौता, और 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा एग्जैक्ट 10 साल बाद। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को मनाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1939 में प्राग में एक विश्वविद्यालय पर नाजी आक्रमण हुआ था, और सालगिरह के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, नाजी आक्रमण होता है। इस आक्रमण के दौरान नाजियों ने लगभग 1000 छात्रों को कैद कर लिया था, और इसी दिन के उद्देश्य उन छात्रों को सम्मानित करने के लिए, साथ साथ आज हमारे सामने आने वाली चुनौतियों को जागरूकता बढ़ाने के लिए हम लोग मनाते हैं। इस घटना के 2 साल बाद 1941 में लंदन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया। यह सम्मेलन फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले छात्रों का था। ठीक है, और यह फैसला किया गया कि नाजियों द्वारा शहीद किए गए छात्रों की याद में आगे से हर साल 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो 17 नवंबर को छात्र दिवस मनाया जाता है। 1939 के घटना के कारण 1941 से मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पे? लंदन में सम्मेलन बुलाया गया था, और ये प्राग में इसका क्या हुआ था? प्राग में नाजी आक्रमण के द्वारा एक घटना किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। हर साल की स्थिति को, यहाँ पे हार हो गया, हर साल होगा। हर साल की स्थिति को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर साल 17 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है, और भारत में 10 मिलियन से भी अधिक मिर्गी के रोग हैं। यह दुनिया के मिर्गी मरीजों का 20% है। दुनिया में जितने भी मिर्गी के मरीज हैं, उसमें 20% भारत का है, बाकी पूरा दुनिया 80% में है। मिर्गी तंत्रिका तंत्र का एक विकार है जो मस्तिष्क में विद्युत गतिविधियों में असमानताओं के कारण करता है। यह किससे संबंधित है? तंत्रिका तंत्र से संबंधित है मिर्गी, और यह दिमाग से संबंधित है। यह जब दौरे पड़ता है तो चेतना की हानि होती है, मांसपेशियों में ऐंठन होने लगता है। मिर्गी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन दवाओं और अन्य उपचारों के दौरों को नियंत्रित किया जा सकता है। मिर्गी दिवस के माध्यम से लोगों को इस रोग के लक्षण, कारण और उपचार के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे वह इससे जुड़ी सही राह पर चल सकते हैं। इन दिन के आयोजन से मिर्गी से प्रभावित लोगों को सामाजिक समर्थन मिलता है, और उन्हें अपनी समस्या को सामना करने के लिए उत्साहित किया जाता है। ठीक है, तो भारत में 20% मिर्गी के मरीज है। पूरी दुनिया कंपेयर में 17 नवंबर को मनाया जाता है। इसका कोई इलाज नहीं है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारी है। इसमें जब इसका दौरा पड़ता है तो याददाश्त खत्म हो जाता है, और मांसपेशियों में ऐंठन होता है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में कौन माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइविंग करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है? वह बनी है शीतल महाजन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, शीतल महाजन। शीतल महाजन एक भारतीय स्काई ड्राइवर है। हाल ही में शीतल महाजन माउंट एवरेस्ट के पास 21,000 फीट से स्काई ड्राइविंग करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। उन्होंने 21,000 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाया है, और हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली इतनी ऊंचाई से पहली महिला भी है शीतल महाजन, याद रखिएगा। छलांग लगाने के बाद यह 17,444 फीट की ऊंचाई पर स्थित काला पर्वत पर इन्होंने उतरा है। किस पर्वत पे उतरा है? काला पर्वत पर उतरा है। और इससे पूर्व यह न्यूजीलैंड के प्रसिद्ध स्काईडाइवर वेडी स्मिथ के साथ विमान में उनके प्रशिक्षक के रूप में काम करते हुए सायांग बोझ हवाई अड्डे पर 12,500 फुट की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक उतरी थी। शीतल महाजन को 2001 में पद्मश्री भी दिया गया था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है? सबसे पहले इन्होंने 21,500 के फीट से ऊंचाई, 500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो 17,444 फीट के काला पर्वत पे इन्होंने उतरा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2001 में इनको क्या दिया गया था? पद्मश्री दिया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या दिया गया था? पद्मश्री दिया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन पुणे में किया जा रहा है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जो भारत और श्रीलंका के बीच होता है।
मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित किया जाता है और 2023 में इसका आयोजन पुणे के सैन्य छावनी में किया जा रहा है। यह 29 सितंबर तक चलेगा, 17 सितंबर से 29 सितंबर तक। और यह मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास का 9वां संस्करण है। ठीक है, भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से मराठा लाइट इन्फेंट्री के 120 सैनिकों द्वारा किया जाएगा और श्रीलंका पक्ष के प्रतिनिधि 53 इन्फेंट्री डिवीजन के सैनिकों द्वारा किया जाएगा। अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत उप पारंपरिक संचालन का संयुक्त रूप से पूर्वाभ्यास करना है। ठीक है, अभ्यास के दायरे में आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान संयुक्त प्रतियोगिताओं का समन्वय किया है। सबसे पहले भारत और श्रीलंका के बीच होता है मित्र शक्ति, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। 2023 में भारत में हुआ था, पुणे में हुआ था और ये इसका 9वां संस्करण है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का फाइनल किन दो देशों के बीच खेला जाएगा? या भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 2023 की आईसीसी क्रिकेट विश्व कप भारत में खेला जा रहा है और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का यह 13वां संस्करण है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा संस्करण है? 13वां संस्करण है और इसमें टोटल 10 टीमों ने भाग लिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये 19 नवंबर को खेला जाएगा, कल ये खेला जाएगा। 8-18 नवंबर है, कल खेला जाएगा 19 नवंबर को। इसका फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेला जाएगा। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। कहाँ पे? न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। दोनों टीम के मध्य फाइनल मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा होंगे, ऑस्ट्रेलिया की पैट कमिंस होंगे ऑस्ट्रेलिया कप्तान। चलिए इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यह 13वां संस्करण है। ओके, भारत में खेला जा रहा है। 19 नवंबर को इसका फाइनल होगा, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच इसका फाइनल होगा। और इंडिया ने किसको? न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल में हराया और फाइनल में आया, जिसमें मोहम्मद शमी ने रिकॉर्ड 7 विकेट लिए हैं। ठीक है, उसके बाद विराट कोहली ने रिकॉर्ड 50 शतक लगाए हैं, 50 शतक लगाए हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इंडिया की तरफ से कप्तान कौन होंगे? रोहित शर्मा होंगे। ऑस्ट्रेलिया का कप्तान पैट कमिंस होंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, 19 नवंबर को खेला जाएगा। कहाँ पे खेला जाएगा? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में खेला जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अब हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। देखिए, महत्वपूर्ण दिवस नहीं है। ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस नहीं है ये। अब है सर्वदाता। सर्वदाता रक्त समूह कौन है? ओ है। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है। ठीक है, आरएच फैक्टर के से संबंधित, रक्त से संबंधित है। आरएच फैक्टर की खोज करता है लैंडस्टीनर, वो विनर है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? ब्रिक करता है। ब्रिक का भार 150 ग्राम होता है। रक्त का विलयन क्षारीय होता है और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, यानी 7.4, 7.4। हृदय की धड़कन को नियंत्रण को पेसमेकर बोलते हैं। शरीर के हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाता है? सीरा कहलाता है। हृदय के शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी धमनी कहलाता है। और जराविक 7 कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा किया जाता है। सबसे छोटी अस्थि स्टेपिज मध्य कर्ण की है। सबसे छोटी अस्थि फीमर जांग की है। और सबसे लंबी पेशी सार्टोरिया है। ठीक है, और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। तो याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है हम लोग देखिए। आज के करंट अफेयर को यहीं से समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल के करंट अफेयर में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।